हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक के सैंपल पेपर करने वाले हैं और ये इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा जिसमें कि 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये बुक के लास्ट पेज पे है, दो सैंपल पेपर गिवन है जिसको मैं आज की वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट सैंपल पेपर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो सबसे पहले पहुंचे। मैं उन बच्चों को ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी कंप्लीट इसका मास्टरमाइंड का सॉल्यूशन है स्टैंडर्ड मैथ्स का, वो सब लगभग सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन आपको अपडेट कर दिया गया है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट वाइज में देख सकते हैं। दूसरी चीज है कि एक रियल नंबर, प्रोबेबिलिटी और ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन बचे हुए जो एक दो दिन में वो भी रिकॉर्डेड पड़ा, उसको एडिट करके मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद जो लाइव क्लासेस है वो कल से स्टार्ट होगा। शाम को 7 से 9, जिसका नोटिफिकेशन मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा। इन स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से कि आपको हर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जहां पे इन सभी बुक्स का आपको पीडीएफ वहां पे अपलोडेड है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि मैं हर चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मास्टरमाइंड में जितने भी चैप्टर्स दिए हुए टर्म वन में, हर चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में हर बार करना है, उन सब की लिस्ट बनाकर भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, उनको ज्वाइन कर लें, जहां से कि हर चैप्टर वाइज आपको वहां पे मिल जाए कि किस चैप्टर में हमें कौन कौन से क्वेश्चन जरूर करना है हर बार। यानी कि जब भी आप रिवीजन करें उन क्वेश्चन को जरूर करके जाए, एग्जाम से पहले हो या अभी भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है बहुत टाइम्स रिपीटेड है। तो उसमें मैं आपको ये सिलेक्ट करके दे दूंगा कि इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, और अगर किसी प्रॉब्लम क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो विच क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास अगर बात करें पॉलिनोमियल की, तो हाईएस्ट डिग्री जो होती है उसकी वो होती है 2। हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2। हाईएस्ट डिग्री इसकी होगी 2 अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो। ठीक है। अब हमें ये पता है कि नंबर ऑफ जीरो वो होता है जिसकी वैल्यू को, मान लीजिए कोई भी वैल्यू आया है, अगर आप उस वैल्यू को गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल कह रहा है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में लीनियर कहा जा रहा है, तो उस लीनियर पॉलिनोमियल में अगर आप उस वैल्यू को पुट करेंगे तो वो कंप्लीट इक्वेशन की या पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देगा? जीरो। ठीक है। अब हमें ये पता है कि हाईएस्ट डिग्री जो क्वाड्रेटिक की होती है वो 2 होती है, और हाईएस्ट डिग्री ही उसके जीरो के इक्वल होता है। यानी कि अगर हाईएस्ट इसकी डिग्री 2 है तो इसके दो जीरो होंगे, एक को हमने अल्फा पढ़ा था और दूसरे को बीटा, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में ये पढ़ा है। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो पॉसिबल हैं? 2। ये दो वो जीरो है जिनकी वैल्यू, यानी कि गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मान लीजिए हमने माना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मान लीजिए हमने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना जिसके अल्फा और बीटा दो जीरो आए हैं, और दो ही जीरो आएगा क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है इसका क्या है? 2 है। इन दोनों वैल्यू को आप जब इसमें रखेंगे तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन को क्या कर देगा? जीरो। तो यानी कि यहां पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो विच अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के विच द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 एंड kx प्लस 4y इज इक्वल टू 6 मीट एट पॉइंट। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास दो ही लाइन होता ना, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, और यहां पर ये इंटरसेक्ट करता होता, तो हमारे पास कंडीशन है पता करने के लिए कि हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये आएगा नॉट इक्वल टू, है ना। अगर ये कंडीशन है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अब यहाँ पे लाइन एक नहीं है, 3 लाइन दिए हुए, 2 लाइन नहीं है बल्कि 3 लाइन दिए हुए। यानी कि मान लेते हैं तीसरा लाइन कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए हमने तीसरा लाइन इस तरीके से मान लिया। तो ये जो क्रॉसिंग, ये जो मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, अगर मान लीजिए मैं इसको ये कहूं कि ये लाइन है आपको यहाँ पर ए, है ना, ये लाइन है यहाँ पर ए, ये है बी और तीसरी लाइन है सी। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर जो आप निकालेंगे एक्स और वाई, ये जो पॉइंट आएगा एक्स और वाई, वो तीनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। समझिएगा पहले इस चीज को, तीनों लाइन का सेटिस्फाई करने का मतलब
इसकी वैल्यू अगर लाइन ए में रखेंगे तो भी 0 आएगा, बी में रखेंगे तो भी 0 आएगा और सी में रखेंगे तो भी 0 आएगा। हमें आपको यहां पर के की वैल्यू फाइंड करनी है जो तीसरे वाले लाइन की है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ए और पहले और दूसरे लाइन को सॉल्व करने के बाद, पहले और दूसरे लाइन को सॉल्व करने के बाद जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो तीसरे लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। यही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर यूज करके इस के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन दिया हुआ है। आप इसमें एलिमिनेशन को लगा दीजिए, तो ये होगा माइनस, ये भी होगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। ये 4y कैंसिल होगा, यहां से आएगा माइनस 2x इज इक्वल टू कितना, ये कैंसिल होके आएगा 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और साइन आ जाएगा माइनस का। इस माइनस 1/2 की वैल्यू को आप किसी में भी रख दीजिए। तो मान लीजिए हमने पहले इक्वेशन में रखा है, तो 3 इंटू माइनस 1/2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3/2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। 4y इज इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 5 2 जा 10 प्लस 3 13/2 आएगा। तो y की वैल्यू जो आ गई यहां से वो कितना आ गई, 13/4। ये जो 4 है ये अभी मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा तो ये 8 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू -1/2 है और y की वैल्यू 13/8 है। ये कुछ ऐसा सॉल्यूशन आया है। ठीक है, अब इस x और y की वैल्यू को आप ये वाले इक्वेशन में रख दीजिए, इस वाले में। यहां से x और y जब रखेंगे तो k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे अपन। तो देखिए जब x और y की वैल्यू यहां से रखेंगे तो क्या आएगा, k इंटू एक्स -1/2 प्लस 4 इंटू 13/8 और इज इक्वल टू कितना, 6। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा -k/2 और ये हो जाएगा 14 2 जा 8 और ये आएगा इज इक्वल टू 6 माइनस 13/2। ठीक है, तो यहां से जब अपन सॉल्व करेंगे तो -k/2 इज इक्वल टू 6 2 जा 12 और -13 तो -1/2। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो k की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई, 1। यानी कि k की वैल्यू 1, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसको कि हमने यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पर दिया हुआ है इफ इन टू ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स दिया हुआ है ए बी सी और डी ई एफ, और ये रेशियो दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि क्या कंडीशन हो सकता है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो एक बार रफ में आप एक डायग्राम बनाकर और उनको देख लीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने ट्रायंगल बना लिया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हमने ये बना लिया डी ई एफ। ठीक है, जहां पे देखिए पहले वाले में आपको क्या ध्यान रखना, जैसे आपने एबीसी लिया था जिस वाइज में, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, सिमिलरली आपको यहां पर भी लेना है डी ई और एफ, और ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो रेशियो जो होना चाहिए या गिवन जो है उसको देख लीजिए आप, बिल्कुल सही बैठेगा। यहां पर ए बी अपॉन डीई, यानी कि ये वाला क्रॉसपोंडिंग साइड इस वाले ट्रायंगल के होगा और इक्वल टू बीसी, यानी नीचे वाला जो है वो इसके इक्वल होगा। आप देख ले तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन ई एफ, BC अपॉन EF। ठीक है, ये हमने लिखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंडीशन सही हो सकता है। अगर ये सिमिलर है तो ये एंगल D के इक्वल होगा और B जो है वो E के इक्वल होगा और C जो है वो F के इक्वल होगा। अब यहां पर देख लीजिए आपको कौन सा कंडीशन लग रहा है। यहां पर देखिए A दिया हुआ है E के, A B ऑप्शन में है A E के, तो ये पॉसिबल नहीं है। A F के, ये भी पॉसिबल नहीं है। B D के, ये भी पॉसिबल नहीं है। बी एंगल, ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। ये देखिए ये फंक्शन आपको सबसे पहले पहचानना जरूरी है। यहां पर क्या है, अगर मान लीजिए फंक्शन दिया हुआ हो y इज इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा दिया हुआ हो x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये दोनों में डिफरेंस है। आप इसको पहचानिएगा एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आए इस तरीके का तब। अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है, ये देखिए ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है,
इसका मतलब ये है कि अगर इसके जीरो फाइंड करने हैं हमें, तो एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है वो हमें पता करना होगा। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 3 जगह। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 3। इसके नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी। लेकिन अगर फंक्शन दिया हुआ होता, ये फंक्शन अगर मान लीजिए गिवन होता x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो हम ये देखते कि y एक्सिस पे कहां कहां कट कर रहा है। तो यहाँ पे y एक्सिस पे 1 कट कर, एक ही जगह कट कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 1 हो जाता। ठीक है, तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके से आए, वैसे बुक में हर जगह y इज इक्वल टू एफ एक्स है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। मे भी एग्जाम के अंदर फंक्शन अगर चेंज कर दे, तो आपको ये चीज वहां ध्यान रखना है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो x एक्सिस पे काउंट करना है, और अगर y x इज इक्वल टू एफ ऑफ y है तो आपको y एक्सिस के जीरो को काउंट करना है कि वो कितनी जगह y एक्सिस को कट कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर दिया हुआ है द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9r। कितने जीरो, कौन कौन से जीरो हैं, इसको सॉल्व। तो पहला तो तरीका ये है, जो मतलब बेसिक मेथड है वो हमारे लिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा। अगर नंबर बहुत बड़े होते, वेरिएबल बहुत बड़े होते, तब हम वैल्यू को रखकर पुट कर देते। लेकिन यहाँ पर अगर आप हर वैल्यू को रखकर पुट करेंगे, तो में भी पहला ऑप्शन नहीं आएगा तो दूसरा आपको करना पड़ेगा, दूसरा नहीं आए तो तीसरा, इस तरीके से सारे ऑप्शन आपको करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करें, इनको बेसिक मेथड से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इक्वेशन दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। इसका जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो रूल है कि कांस्टेंट को हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36, और 36 को दो फैक्टर में आपको डिवाइड करना है, दो ऐसे नंबर में इसको मतलब डिवाइड करना है या फिर लेना है डिवाइड करके, ताकि उनको ऐड करने पर तो आए 12 और मल्टीप्लाई करने पर आए 36। तो वो नंबर है 6 और 6। इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करिएगा तो 36 आएगा, और ऐड करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, अब ऐड भी कैसे करना है, साइन के साथ। तो देखिए इसका साइन हमें ध्यान रखना है, तो 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x और प्लस का 9, ये दोनों ऐड होके माइनस का 12 आ जाएगा। तो अब पेयर में आ गया, पहले और दूसरे में देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा 2x माइनस 3, और यहां से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर सॉरी माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा 2x, और यहाँ पे माइनस का 3। तो पूरे में क्या कॉमन आ गया, एक तो आ गया 2x माइनस 3 और दूसरा भी क्या आ गया 2x माइनस 3। ये दोनों इसके फैक्टर हुए। जो हमें जीरो निकालना है तो इक्वल टू जीरो के बराबर रख दीजिए। तो यहां से जब 2x माइनस 3 को जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, और दूसरे को भी रखेंगे तो वो भी आ जाएगा 3/2। यानी कि यहां पर आपको जो आया है सॉल्यूशन वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहां पर ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 0 माइनस 2 एंड 5। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे कमेंट किए थे बच्चों ने कि सर ये समझ में नहीं आया या ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं बताना चाहूंगा कि देखो बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं, और मैं अभी आपको लेके दिखाऊंगा कि यहाँ पर हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन नहीं है कि उसके जीरो, ये बात सही है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरो, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि -2 और 5 किसी एक पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी, या आपने कभी ऐसा देखा हो कि -2 और 5 फिक्स है कि इसी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं फैक्टराइजेशन के रूप में, आप उसको देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x प्लस 4, एक फैक्टर मैंने ये लिखा, और दूसरा मैं लिखता हूं x माइनस 5, ये एक जीरो है। बिल्कुल देखिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब जीरो निकालेंगे तो एक तो वैल्यू आएगी -2 और एक आएगा 5। ये भी एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, बिल्कुल है। यहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -2, और यहां से दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी 5। देखिए ये एक जीरो है, ये हमारा हो गया पहला पॉलिनोमियल। दूसरा और मैं लिख के दिखा देता हूं 4x प्लस 8, और दूसरा हम यहां से लिख देते हैं, मान लीजिए यहां से अपन लिख देते हैं कितना 5x माइनस 25। लिखिए ये भी एक पॉलिनोमियल है, यहां से भी आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगा -2 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगा 5। ये दूसरा पॉलिनोमियल हो गया। तीसरा और लिख लीजिए इसी तरीके से, कितने भी आप लिख सकते हैं। यहां से अपन यहाँ पे अगर तीसरे की बात करें
तीसरा पॉलिनोमियल की, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 3x प्लस 6, और यहां से लिख सकते हैं आप 2x माइनस 10। देख लीजिए एक और पॉलिनोमियल हो गया। तो कितने भी आप पॉलिनोमियल यहां से भी जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2, और यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। फोर्थ और लिख के मैं दिखा देता हूं। यहां से देखिए आप लिख सकते हैं x प्लस 2, और दूसरा लिख सकते हैं x माइनस 5। ये भी एक पॉलिनोमियल है जहां से कि x की वैल्यू क्या आ गया, -2, और x की वैल्यू यहां से क्या आ गया, 5। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल लिख सकते हैं हम जिसके कि 0, -2 और 5 हो सकता है। तो यहां पर मेन चीज ये है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं है, मान लीजिए कोई गिवन होता तब तो उसके फिक्स होते कि यही दो जीरो इसके जीरो हो सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ जीरो गिवन है तो इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत सारा हो सकता है। यहां पर इनफाइनाइट अगर ऑप्शन होता तो इनफाइनाइट होता हमारा आंसर, लेकिन यहां पर मोर देन 3 लिखा हुआ है, तो उसकी कंडीशन से मोर देन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो, अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हैज। कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो देखिए सॉल्यूशन निकालने के लिए तो आपके पास कंडीशन पता है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो हम पता करने के लिए कंडीशन जो यूज करते हैं वो होता है कौन कौन सा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो वो लाइन जो होती है वो क्या होता है, वो लाइन जो होती है वो तीनों अगर इक्वल हो तो कोइंसिडेंट। अगर कोइंसिडेंट लाइन है, मैं पूरे कंडीशन को एक बार यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूं। देखिए अगर मान लीजिए जो बच्चे देख रहे हैं उनको ये चीज कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। यहाँ से a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये ऐसा है तो ये लाइन कैसा होगा, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट और कोइंसिडेंट लाइन के सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लाइन की प्रॉपर्टी कैसी होती है, कंसिस्टेंट। लाइन की प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट। दूसरा कंडीशन था a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये लाइन कैसा होता था, इंटरसेक्टिंग। लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इसके होंगे या वन सॉल्यूशन, या वन सॉल्यूशन होगा। और ये लाइन की प्रॉपर्टी कैसी होगी, ये भी होगा कंसिस्टेंट। लाइन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा लाइन हो तो वो होगा पैरेलल। लाइन कैसा होगा, पैरेलल। और नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन इस कंडीशन में नहीं होगा। और ये पहला और आखिरी प्रॉपर्टी है जिसमें कि लाइन जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है। लाइन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। देखिए ये सारी कंडीशन है। अब आपको दिया हुआ है कि 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप जब कंपेयर करेंगे तो 2/2, फिर आएगा -3/1, और यहीं से आप देखिए ये तो आ रहा है 1/1 और ये आ रहा है -3/1। तो यानी कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू आ रहा है b1 अपॉन b2 के। और ये कंडीशन किसको कर रहा है, ये वाले कंडीशन से, यानी कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे और कंसिस्टेंट होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आपको यहां पर मिलाना है कि कौन सा लाइन किसके अकॉर्डिंग है। आप एक एक कंडीशन को यहां पर देखें कि कौन सा किसका हो सकता है। जैसे मान लीजिए पहले कंडीशन की बात करें तो 2/3 और 5/4 और ये नॉट इक्वल टू है, तो पहले का होगा यूनिक सॉल्यूशन। पहले का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो आप देखिए पहले का ए कहां कहां है, एक तो है यहां पर और एक है यहां पर, बाकी दो नहीं होंगे। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बी वाले के लिए। तो बी वाले में सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/6 और 5/15, और उधर से आ जाएगा 10/20। तो ये आ रहा है 1/3, ये भी आ रहा है 1/3, लेकिन ये आ रहा है 1/2, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया। अब ये वाला कंडीशन जो होता है नो कॉमन सॉल्यूशन, दूसरे का सी, दूसरे का सी। अब ये चेक कर लीजिए कौन सा हो जाएगा, दूसरे का सी आपको डी ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अ मोटर बोट टेक्स 2 hours
टू ट्रेवल अ डिस्टेंस 9 किलोमीटर डाउन द करंट, यानी कि डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। इट टेक्स 6 आवर टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस, यानी कि 9 किलोमीटर ही गया है लेकिन अप स्ट्रीम में, अगेंस्ट द करंट का मतलब हुआ अप स्ट्रीम में। तो द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ करंट इन किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली कौन सा होगा, ये क्या आंसर होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए मैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए थोड़ा सा समझाते हुए फिर आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आप सबसे पहले ये मानिए कि मान लीजिए ये मोटर बोट है ना, इस तरीके से मोटर बोट है, ये दिया हुआ है और ये पानी है, ठीक है, इस तरीके से है। मान लीजिए पानी की स्पीड जो है वो क्या है, y किलोमीटर पर आवर, ये पानी की स्पीड है, और मोटर बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है दोनों, और दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये जो सेम डायरेक्शन वाला होता है वो कहलाता है डाउन स्ट्रीम। ये क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीम। सेम डायरेक्शन जो होता है वो कहलाता है डाउन स्ट्रीम। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी नाव की वो क्या होगी, पानी की स्पीड और नाव की स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी। तो यहां पर जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी वो होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये हमने रखा है किसमें, ये रखा हमने डाउन स्ट्रीम में, ये है डाउन स्ट्रीम में। अब देखिए अगर अप स्ट्रीम की बात करें तो क्या होगा, अप स्ट्रीम में नाव की स्पीड तो होगी, नाव की जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, नाव का डायरेक्शन ये वाला होगा, और पानी की स्ट्रीम है जिसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें कि नाव अगर अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, यानी कि धारा के विपरीत जो स्ट्रीम है उसके अगेंस्ट जा रहा है, इसका मतलब कि जरूर यहां पर जो नाव की स्पीड है वो ग्रेटर देन होगा स्ट्रीम से, तभी नाव आगे बढ़ पाएगी। और उस कंडीशन में जो स्पीड होगी वो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और ये किस में है, ये है अप स्ट्रीम में, ठीक है। एक तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझना है। दूसरी चीज होती है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो हमने बहुत बार पढ़ा है। अब आप इन्हीं चीजों को यूज करके यहां पर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे, वो देखिए यहां पर दिया हुआ है कि मोटर बोट टेक्स 2 आवर्स टू ट्रेवल एक डिस्टेंस 9 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में हमें पता है कि स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई, ये स्पीड है, ये क्या है, स्पीड है। लेकिन सामने में जो लिखेंगे अपन वो क्या है, ये 9 किलोमीटर डिस्टेंस और ये टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्पीड। तो यहां से क्या आ जाएगा 9/2, और ये भी किस में है, ये भी है किलोमीटर पर आवर में, और ये भी है किलोमीटर पर आवर में, ये भी स्पीड है और इधर भी स्पीड है। सिमिलरली यहां पर दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम, सॉरी अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और यहां पर सेम डिस्टेंस को कवर करने में 6 घंटे लग रहे हैं, तो 9/6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये आपको इक्वेशन आ गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर ये सब दिया हुआ है, ये वैल्यू जो दी हुई है ना, देखिए 3 और 1.5, 3 और 2, ये सब इनके रेस्पेक्टिव स्पीड दिया हुआ है। क्या, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड करंट, यानी कि नाव जो स्पीड, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो गिवन है। तो आपको एक एक को रखकर यहां पर चेक कर लेना है। जैसे मान लीजिए हमने पहला ऑप्शन को रखा, 3 है x की वैल्यू और y है 1.5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 9/2 को तो ये आएगा 4.5। अगर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1.5 रखेंगे तो ये ऐड होकर 3 प्लस 1.5 4.5 होगा, जो देखिए ये बिल्कुल सही आ रहा है। सिमिलरली यहां पर जब 3 में से 1.5 माइनस करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 3 में से जब आप 1.5 माइनस करेंगे तो 1.5 ही आएगा, 1.5 ही आएगा, और 6 को 9 से भी डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आएगा। तो यहां पर भी देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, किसके लिए, ऑप्शन ए के लिए। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको एलिमिनेशन लगाने की नीड नहीं है, आप एलिमिनेशन भी लगा के सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। ये इक्वेशन लिखने के बाद आप ऑप्शन को देखें और वहां से चेक करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। यानी कि हमें स्क्वायर की साइड बतानी है जब उसका डायगोनल कितने सेंटीमीटर का है, 16 सेंटीमीटर का। ये मान लीजिए हमने स्क्वायर माना और ये है इसका डायगोनल कितना, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं तो इसको हमने x और x मान लिया, और यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आप जब इस पूरे ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में जो बन रहा है अंदर, उसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आएगा हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 16, और
परपेंडिकुलर और बेस सेम है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x स्क्वायर का रूट अंडर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 16 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 अपॉन रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट 2 से ऊपर और रूट 2 से नीचे, और सिंप्लीफाई करने पर ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 16 रूट 2 और नीचे आएगा 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 8, यानी कि आंसर जो होगा इसका कितना आ जाएगा 8 रूट 2, यानी कि ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू, ये साइन सिमिलर का है ट्रायंगल एपीक्यू के, और दिया हुआ ट्रायंगल ऑफ एरिया एपीक्यू इज इक्वल टू 4 ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया एबीसी, देन द रेशियो ऑफ बीसी एंड पीक्यू क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बना लीजिए, मान लीजिए हमने ये ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल है कौन सा, पहला है ए बी और सी। जिस तरीके से आपने एबीसी को बनाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरे ट्रायंगल का साइड रखना है। दूसरे ट्रायंगल का साइड क्या है, यहाँ पर ए पी क्यू, ए पी और क्यू ये हमने रखा है दूसरा साइड। मे बी दोनों का ये साइड कॉमन है तो ये ट्रायंगल इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी ये ट्रायंगल हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल ये हो जाएगा यहाँ पर पी और क्यू। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/4, ये गिवन है। यहाँ पर 4/1, 1/4 नहीं, ये होगा 4/1, क्योंकि रीजन क्या है, उधर 4 जो है वो न्यूमरेटर में है तो ये हो जाएगा 4/1। एपी क्यू बड़ा वाला ट्रायंगल है और एबीसी जो है वो छोटा वाला ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम साइड की बात करें, ये अगर साइड का रेशियो है वो इक्वल होगा किसके, एपी अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड, एपी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा एबी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरा लेंगे अगर पी क्यू लेते हैं तो यहाँ पर दोनों लेना पड़ेगा बीसी, पी क्यू अपॉन बीसी का होल स्क्वायर। ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट अगर ए क्यू लेते हैं तो यहाँ पर लेना पड़ेगा एसी, ए क्यू अपॉन एसी का होल स्क्वायर। आपसे क्या पूछा गया है, बीसी अपॉन पी क्यू यहाँ से आपको पूछा गया है, यानी इसको जो है इसके साथ कंपेयर कर दीजिए तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन बीसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1। तो पी क्यू अपॉन बीसी जो होगा, आप ये स्क्वायर हटाएंगे तो सामने पे रूट आएगा तो ये आएगा 2/1। तो ये जो रेशियो आया है वो पी क्यू अपॉन बीसी आया है, लेकिन आपसे पूछा गया बीसी टू पी क्यू, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो बीसी इज टू पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी 1:2। आंसर कौन सा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर सिमिलर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है वो 20 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ PQR जो है वो 40 सेंटीमीटर है, PR जो है वो 8 है, तो लेंथ ऑफ AC पूछा गया है। सबसे पहले आप ट्रायंगल को ड्रॉ करें, देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल है, यहाँ पे हमने पहला ट्रायंगल बनाया है ABC, A, B और C, और दूसरा ट्रायंगल बना लिया हमने PQR, दूसरा ट्रायंगल हमने बना लिया PQ और R, और ये दोनों सिमिलर हैं। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है क्या, इसका पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर जो है वो कितना है, ये पेरीमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका सॉरी एबीसी का दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये 20 है, और इसका पेरीमीटर जो है वो गिवन है, ये पेरीमीटर इसका गिवन है कितना, ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद पी आर का मतलब ये वाली साइड, करस्पॉन्डिंग साइड ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है एसी, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड को हमने एक्स मान लिया। तो देखिए जो फॉर्मूला होता है, जो थ्योरम होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए हमने पहले वाला लिया ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है 20 और पेरीमीटर ऑफ PQR दिया हुआ है 40, और ये होगा करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो किसके होगा, अगर आपने एबीसी लिया है तो एबीसी का करस्पॉन्डिंग साइड है AC
और अपॉन में पी क्यू आर का करॉस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा पी आर। अब आप सॉल्व करेंगे तो 20/40 इज इक्वल टू AC को x माना और पी आर को हम यहाँ पर गिवन है पी आर की वैल्यू 8 ये रख दिया। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 8 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है sin x प्लस cosec x इज इक्वल टू 2 और आपसे पूछा जा रहा है कि sin 19 की पावर x प्लस cosec 20 की पावर x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर x की वैल्यू और यहां पर x की वैल्यू अगर हम 90 रख दे, यहां पर 90 और यहां पर भी 90 रख देते हैं तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 और कॉसेक 90 की वैल्यू भी हो जाएगी 1 और ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कि अगर हम 90 डिग्री ले रहे हैं x की वैल्यू तो हमारा गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 90 है, तो यहाँ पर भी आप 90 और यहाँ पर भी 90 रख के देखिए और उसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर क्या होगा साइन 19 की पावर ये भी 90 डिग्री और प्लस कॉसेक की पावर 20 और यहाँ पर एंगल कितना 90। तो साइन 90 की वैल्यू 1 जिसका पावर 19 और कॉसेक की वैल्यू भी 1 जिसका पावर 20। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 + 1 जिसका आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है अ काउ इज टाइड टू पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड of dimension 10 centimeter to 8 centimeter by a 3 meter long rope. Find the area of part of the field which is cow can graze is. देखिए ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, आप ये इसको ढंग से समझिए। ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है जिसके डायमेंशन है ये तो है 10 मीटर और ये डायमेंशन है 8 मीटर। ठीक है, अब इस कॉर्नर में एक गाय बंधी हुई है, इस कॉर्नर में किसी भी कॉर्नर में बांध दीजिए जिसकी रस्सी दी हुई है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये मान लीजिए 3 मीटर का ये रोप है। अब अगर गाय इस तरीके से बंधी हुई है और ये अगर यहाँ पर अगर चारा चरती है तो ज्यादा से ज्यादा इस रेक्टेंगुलर फील्ड में कहां तक जा सकती है, इस डायमेंशन को कवर करेगी। यानी कि ये वाला भी जो लेंथ होगा रस्सी का वो भी कितना होगा 3 मीटर, ये भी कितना होगा 3 मीटर। इसको O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए और इसको B। और आपको पता है कि रेक्टेंगल में ये जो कॉर्नर एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री का। तो ये वाला एरिया जो है वो गाय कवर करेगी। तो यानी एक तरीके से ये सेक्टर हुआ और इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए जो रेडियस है, अगर ये पूरा कंप्लीट होता, अगर ग्राउंड इस तरीके से होता तो इस तरीके से ये पूरा सर्कुलर होता। ठीक है, लेकिन गाय तो इतने दूर में ही चारा चर रही है, तो इस तरीके से इस सेक्टर का जो एंगल होगा उसके लिए रेडियस कितना हो जाएगा 3 मीटर, एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू यहाँ पर 3 × 3, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360, यहाँ पर 360। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 90 और ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स में, 2 2 जा 4 और यहाँ पे से 11 टाइम्स में। ठीक है, उसके बाद आप इसको कैंसिल करेंगे तो अब कैंसिल ना करके अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 33 × 3, ये हो जाएगा 99 और यहाँ पर ये हो जाएगा 14। ठीक है, ये हो जाएगा 14। अब देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 7 जा, अगर 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 8 और 2 और 7 और 2 98। तो ये 99 है, तो यहाँ पे 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब 7 पॉइंट समथिंग में सिर्फ एक ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर, एक फोर्थ वर्टेक्स निकालना है रेक्टेंगल का हुज 3 वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब अगर ये वाला पॉइंट ए है इसको बी मानना है, इसको सी मानना है और डी वाले को अपने को फाइंड करना है और डी का कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं एक्स और वाई। तो देखिए इस तरीके से आप फाइंड करेंगे, ये हमने रेक्टेंगल बना लिया ए बी सी डी। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ए का वर्टिसेस दिया हुआ है 4,1, बी का वर्टिसेस दिया हुआ है 7,4 और सी का जो है वो दिया हुआ है 13 और -2 और इसको ले लेते हैं अपन x, y। ठीक है,
अब जब आप इसको डायगनली इंटरसेक्ट करेंगे तो ये जाएगा इस तरीके से डायगनल और ये बनेगा इस तरीके से डायगनल, और यहाँ जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। ये एंगल और ये एंगल, ये और ये दोनों बाइसेक्ट होंगे इस वाले पोजीशन पे जिसको अपन O कह रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि अगर AC और BD इस रेक्टेंगल का डायगोनल है तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करेंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे O पॉइंट पर। इसका मतलब O जो पॉइंट है वो BD का भी मिड पॉइंट है और O जो पॉइंट है वो AC का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो BD का मिड पॉइंट आप निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x प्लस 7/2 और y कोऑर्डिनेट आएगा 4 प्लस वाई अपॉन 2। ये हमने मिड पॉइंट O का निकालना है, किसका, BD का निकालना है। तो BD का मिड पॉइंट यानी O कोऑर्डिनेट हमारा ये आ गया। अगर आप AC का निकालते हैं तो AC के लिए भी O जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, 13 प्लस 4 17/2 और 1 माइनस 2 यानी कि -1/2, ये दोनों आएगा। यानी कि एक ही पॉइंट के दो मिड पॉइंट आ गए। इसका मतलब कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है, यहां पर जो x कोऑर्डिनेट है वो इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। यानी कि x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 17/2। ये देखिए यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 10। सिमिलरली 4 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1 -4 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, जो ये वर्टिसेस जो निकालना था, जिसका x कोऑर्डिनेट तो होगा 10 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5। कौन सा आंसर, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पे इन सब की वैल्यू निकालनी है कि कौन सी आएगी। सिर्फ इसमें सिंप्लीफिकेशन करना है, वैल्यू को रखना है और सॉल्व करना है। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉसेक 30 यानी साइन 30 का उल्टा, तो ये हो गया 2 अपॉन सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 सॉरी कॉस 60 का रिवर्स यानी कॉस 60 1/2, तो सेक 60 हो जाएगा 2 माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, और यहां पर √3/2। उसके बाद tan 45 की वैल्यू 1, ये आ गया हमारा। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर में जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा √3 + 2 - 4 अपॉन 2, और नीचे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - √3 + 2, इस और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आया है, देखिए 4 और 2 यहां पर एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा, तो ये आएगा √3 - 2, और नीचे में करेंगे तो देखिए ये है 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा 6 - √3। ठीक है, ये हो जाएगा 6 - √3। जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 + √3 ऊपर और 6 + √3 नीचे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा नीचे में a - b और a + b, a² - b²। 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3, 36 में से 3 जाएगा तो ये आएगा 33। ठीक है, और ऊपर में जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 6√3। ठीक है, 6 से 6√3 -12 +3 और ये आ जाएगा माइनस का 2√3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4√3 - 9 अपॉन √33। तो देखिए यहां पर ऑप्शन कौन सा, यहां पर अपने को दिख रहा है कि कौन सा आंसर होना चाहिए। आंसर तो आना चाहिए था 4√3 - 9 अपॉन 33, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन है ये कौन सा, हाँ यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर एग्जैक्ट वही चीज आ रहा है जो अपन ने सॉल्व करके लाया है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आप ये देखिए इधर दिया हुआ साइन, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो साइन में कौन सी आती है, किसकी वैल्यू आती है वो देखिए आप सबसे पहले। तो देखिएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू आएगा साइन 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री की 1/2 होती है। अल्फा या साइन से साइन कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है टेन बीटा इज इक्वल टू
1/√3। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? तो tan 30 की। तो tan बीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ये tan से tan कैंसिल हुआ तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ cot अल्फा प्लस बीटा। cot अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 30 और बीटा की वैल्यू 60। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा cot 90, और cot 90 को आप लिख सकते हैं cos 90 बाई sin 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0 और sin 90 की होती है 1। 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। यहां पर अगर कोई वैल्यू पुट करके सॉल्व करेगा इसको तो उसको बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा। इससे अच्छा है कि वो आइडेंटिटी को यूज करे, और आइडेंटिटी भी कुछ भी नहीं है यहां पर, सिर्फ और सिर्फ मतलब ये कह सकते हैं कि रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर करेगा, उसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 18 है, पहला जो दिया हुआ है वो क्या है? रूट अंडर सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1, ये गिवन है। इसको रेशनलाइज करेंगे तो सेक थीटा -1 से ऊपर, सॉरी और नीचे, हाँ -1 क्योंकि ये प्लस है तो -1 से ऊपर और नीचे भी सेक थीटा -1 कर देंगे। ठीक है। प्लस रूट अंडर, यहां पर भी वही करना है, सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1 है। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट से, तो सेक थीटा +1 से ऊपर और सेक थीटा +1 से नीचे। ये हमने रेशनलाइजेशन किया है। देखिए ऊपर में वैल्यू सेम है तो रूट आ जाएगा। यहां पर सेक थीटा -1 है और यहां पर भी सेक थीटा -1 है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर। यहां मैं लिख देता हूं सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा a + b a - b सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। सिमिलरली यहां पर प्लस का साइन, और ये क्या आ जाएगा? ये आएगा सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे में भी a + b a - b करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अब आप देखिए, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। जब आप यहां से इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ये जो वैल्यू है वो tan स्क्वायर थीटा है और ये भी क्या है? tan स्क्वायर थीटा है, और tan स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है, तो जब रूट से बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा, और यहां पे हो जाएगा सेक थीटा +1 अपॉन tan थीटा। ठीक है। पूरे में एलसीएम tan थीटा है तो tan थीटा आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा, एलसीएम लेके जब ऐड करेंगे तो 2 सेक थीटा आएगा, -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ये आ जाएगा अब वैल्यू। अब इसके बाद आप कर सकते हैं, आप इसको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं पे भी आंसर आपको साइन और कॉस में के अलावा किसी में नहीं है, tan और cot में नहीं है, तो इस tan को हम चेंज कर देंगे। तो ये लिख सकते हैं 2/cos थीटा मल्टीप्लाई बाई, ये साइन बाई कॉस है तो कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल, तो 2/sin थीटा का मतलब 2 cosec थीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो पूछा जा रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए अगर आप वैल्यू पुट करके जाएंगे सॉल्व करने तो भी आपको बहुत टफ पड़ेगा। आपको माइंड में ये आना चाहिए कि हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालना है। ठीक है। अगर हम इन दोनों का दोनों साइड स्क्वायर कर दें, ये जो नंबर दिया हुआ है कंडीशन, उसका अगर स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास कंडीशन बनेगा a - b का होल स्क्वायर, और इधर बनेगा 3/5 का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं a इंटू बी आएगा, 2ab वाला टर्म आएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन से आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करा अपन ने, और इधर कर दिया 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पर जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/25। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है।
तो -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये +1 उधर जाके माइनस होगा और ये आ जाएगा 9/25 - 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा -16/25, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 8 जा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/25। कौन सा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, द सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्मिंग अ रिंग आर 88 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर। द विड्थ ऑफ रिंग इज, क्या होगी विड्थ की रिंग? देखिए अगर डायग्राम की बात करें तो मान लीजिए ये एक सर्कल जो है, सर्कमफेरेंस जो है किसी सर्कल का गिवन है और दो रिंग है। कंसेंट्रिक का मतलब हुआ कि दोनों का सेंटर जो है वो एक ही है, तो मान लीजिए इसी के अंदर हमने दूसरा रिंग बना लिया और इसका भी सेंटर ये है। ठीक है, इस रिंग की विड्थ पूछी जा रही है, यानी ये वाली चीज आपसे पूछा गया है कि ये कितना होगा, इसको अपन W कह देते हैं। अब आप सोचिए कि अगर पहले बड़े वाले रिंग का रेडियस अगर कैपिटल R हो और छोटे वाले रिंग का रेडियस स्मॉल r हो, और अगर हम कैपिटल R में से स्मॉल r माइनस कर दें तो यही इसका विड्थ होगा, यानी इनडायरेक्टली हमें इस दोनों सर्कल का रेडियस निकालना है। तो पहले वाले का सर्कमफेरेंस जो दिया हुआ है वो कितना है? 88। सॉल्व करिएगा आप तो ये आएगा 2 × 22/7 रेडियस r इज इक्वल टू 88। देखिए 22 जा 44 और ये चला जाएगा 2 बार में, तो यहां से जो रेडियस आएगा कैपिटल वाला 7 और 2 मल्टीप्लाई होके आएगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर छोटे वाले की बात करें तो 2 पाई r इज इक्वल टू 66, 2 × 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 66, ये 3 टाइम्स में जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 21/2 यानी कि 10.5। विड्थ की बात करें तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे यानी 14 - 21/2 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 7/2, यानी कि ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है गिवन कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, किसी सर्कल का एरिया मतलब सेक्टर का एरिया, मान लीजिए ये हमने सेक्टर बना लिया इस तरीके से, ये हमारा सेक्टर है जिसका रेडियस दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, ये इस सेक्टर है। ठीक है, और इसका एरिया दिया हुआ है कितना? 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं और ये एंगल को अपन थीटा मान लेते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, इस आर्क की लेंथ आपको पता करना है, ये BC आर्क की लेंथ क्या होगी ये अपने को यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। यहाँ पे थीटा गिवन ही नहीं है, लेकिन जो गिवन कंडीशन है यहाँ पर कि एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, वहां से हम पाई की वैल्यू या एंगल की वैल्यू जो थीटा है वो निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो यूज करेंगे, सेक्टर का यूज करेंगे, वो क्या होगा? पाई r² थीटा अपॉन 360 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर 54 पाई और यहां पर पाई r² दिया हुआ है 36 × 36 और थीटा की वैल्यू थीटा रहने दें और नीचे लिख दीजिए 360 डिग्री। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 9 6 जा और 9 4 जा। ठीक है, 36 10 जा, ये कैंसिल होगा, 2 2 जा और 2 5 जा। तो यहां से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये 5 और ये 6 मल्टीप्लाई होगा और 2 से डिवाइड होगा, तो थीटा की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। फिर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। अब आपको लेंथ ऑफ आर्क में फॉर्मूला यूज करना है, तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहां पर 36, थीटा की वैल्यू 15 और अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, 36 10 जा, यहां से जाएगा, यहां से 2 5 जा और 5 3 जा, तो ये आ गया 66/7। 66/7 का मतलब यहां से अगर बात करें तो 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 आएगा और 9 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है, अ स्क्वायर इज सब्सक्राइबिंग अ सर्कल। एक स्क्वायर जो है इस सर्कल के अंदर इस तरीके से बना हुआ है। द साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। सर्कल सॉरी स्क्वायर की साइड गिवन है, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। देखिए अगर इस स्क्वायर में से सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो शेडेड रीजन बचेगा। अब स्क्वायर का एरिया हमें पता है कि साइड इंटू साइड कर सकते हैं, लेकिन सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस की नीड पड़ेगी। तो रेडियस अगर पूरी साइड 14 है और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो इस साइड का हाफ यानी कि 7 सेंटीमीटर जो है इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल का एरिया कितना हो गया, सॉरी पहले स्क्वायर का एरिया कितना हो गया 14 इंटू 14 माइनस सर्कल का एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 27, 22/7 और आर स्क्वायर में 7 इंटू 7 कर दीजिए। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 196 आएगा और 7 से 7 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो 154 आएगा। ठीक है, अब जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 2 और 9 में से 5 गया 4, 42, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा। 23 दिया हुआ है, 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर। 2 डाइज को एक साथ फेंका गया है। अगर आप डाइज को फेंकेंगे तो यहां से पूछा क्या गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स विल बी मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए, तो 4 का मल्टीपल सबसे पहले देखिए कि कौन कौन सा आएगा। 4 का मल्टीपल एक तो खुद 4 आएगा, एक 8 आएगा, 4 2 जा 8, और एक आएगा 12 और एक आएगा 16। लेकिन आप खुद सोचें, जब 2 डाइस को आप फेंकेंगे, मान लीजिए 2 डाइस आपने इसको ड्रॉप किया है, ठीक है, तो एक डाइस पे नंबर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और दूसरे डाइस पे भी क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। दोनों पे मैक्सिमम नंबर क्या है 6 और 6, दोनों को ऐड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऐड करने पर क्या आएगा 12, इससे ज्यादा तो नहीं पॉसिबल है, तो यानी 16 तो नहीं आएगा। ये सिर्फ 3 चीजें पॉसिबल है। ये तो हुआ हमारा कि क्या क्या हम लेके आ सकते हैं, यानी हमें क्या ढूंढना है दोनों डाइस पे नंबर की बात करें तो या तो आपको 4 ढूंढना है या 8 या 12, इससे ज्यादा आप नहीं लेके आ सकते। दूसरी बात रही कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो उसके लिए मैंने बताया था कि टोटल डाइज में फेसेस कितने 6 और कितने डाइज हैं 2, तो यहां से 2 का वो कर दीजिए, है ना, जितने भी डाइज हो ऊपर या जितनी बार उस डाइज को फेंका गया है उसको आप उससे स्क्वायर कर दीजिए, तो यानी कि टोटल जो होगा वो 36 होगा। अब अपन देख लेते हैं कि 36 तो हमारा हो गया टोटल, ठीक है। 4 आने के क्या क्या चांसेस है, तो 4 आएगा, हो सकता है पहले पे 1 हो और दूसरे पे 3 हो सकता है पहले पे 3 हो दूसरे पे 1 हो, मे बी पहले पे 2 और दूसरे पे भी 2 हो। इसके अलावा 4 आने के कोई भी चांसेस नहीं है। अब बात करते हैं कि 8 आने के क्या क्या चांसेस है, मे बी पहले पे 2 हो दूसरे पे 6 हो, मे बी पहले पे 6 हो दूसरे पे 2 हो, मे बी पहले पे 3 और दूसरे पे 5 हो, मे बी पहले पे 5 और दूसरे पे 3 हो, मे बी दोनों पे 4 और 4 हो, ठीक है। इसके अलावा और कोई चांसेस 4 के साथ 5 के साथ आ गया, 6 के साथ आ गया और आगे कुछ हो नहीं सकता। यहां देखिए 1 के साथ 7 8 आने के लिए 7 चाहिए, जो डाइस पे 7 होता नहीं है। 2 के साथ ले लिया हमने, 3 के साथ ले लिया, 4 के साथ ले लिया, 5 के साथ ले लिया और 6 के साथ ले लिया, इससे ज्यादा नहीं ला सकते आप। 12 आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, कब, जब पहले डाइस पे भी 6 हो और दूसरे पे भी 6 हो, इतना ही इसकी पॉसिबिलिटी है। अब आप देखिए फेवरेबल आपका ये सारे हैं, ये फेवरेबल है और ये टोटल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, इनको ऐड कर दीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अपॉन 36 सॉल्व करेंगे तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज A/B। अगर उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं आने का चांसेस अगर A/B है तो A + B का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए जब आप 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो मे बी दोनों पर हेड हो, मे बी पहले पे हेड दूसरे पे टेल हो, मे बी पहले पे टेल दूसरे पे हेड हो या दोनों पर टेल हो, यही आ सकता है। अब यहां पे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं चाहिए, एक भी हेड नहीं चाहिए, तो देखिए यहां पर तो हेड है, यहां पर भी हेड है, यहां पे दोनों हेड है, तो एक भी हेड नहीं आने का चांसेस यही है और ये क्या हो जाएगा
टोटल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल 1/4, जिसको a बाई बी कहा है इन्होंने, यानी a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है 4, और पूछा गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 इसका, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अ डाइस हैज 6 फेसेस shown in show the number as given below 1 2 3 4 5 6 1 2 2 3 4 6 5 नहीं है यहाँ पर, और 2 जो है वो डबल है। द प्रोबेबिलिटी द डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार डाइस को फेंका गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। तो आप देखें कि इस पूरे डाइस में कहीं 5 तो है ही नहीं, जब 5 नहीं है तो टोटल आउटकम्स तो 6 आया, लेकिन फेवरेबल 0 हो जाएगा, और 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहां पर दिया हुआ है, 36 से लेकर 20 तक के आंसर को हमें करना है, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, और दूसरा इस तरीके से कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में असर्शन कहा जा रहा है कि इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस ky 24 रिप्रेजेंट अ कोइंसिडेंट लाइन, अगर ये कोइंसिडेंट लाइन को शो करना चाह रहा है तो यहां पर k की वैल्यू 6 होनी चाहिए। एक बार कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। रख कर देखिएगा तो ये आएगा 1/3, दूसरे में रखिएगा तो ये आएगा 2/k, और तीसरे में रखिएगा तो 7/21। तो देखिए ये 1/3 आ रहा है, ये भी 1/3 आ रहा है। अब ये 1/3 कब आएगा, जब यहां पर k की वैल्यू क्या हो 6 हो, जब 6 रखेंगे तो 2 3 जा 6 1/3, यानी कि असर्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कंडीशन कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट लाइंस इफ दे हैव नो सॉल्यूशन। ये गलत बात कह दी इसने कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कोइंसिडेंट लाइन है और इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं। और लाइन कैसा होता है, ये लाइन जो है वो कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट। तो यानी कि यहां तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, ये कह रहा है कि नो सॉल्यूशन है, तो यहां पर असर्शन जो है वो ट्रू है और रीजन जो है वो फॉल्स है। तो देखिए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन दिया हुआ है इन ए ट्रायंगल एबीसी डीई आर द पॉइंट ऑन साइड एबी एंड एसी। एक बार डायग्राम को बनाते हुए चले। ये मान लीजिए हमने बना लिया ट्रायंगल एबीसी, ये देखिए ये ट्रायंगल हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। जिसमें कहा जा रहा है कि डी और ई पॉइंट है ए बी और उस पे एसी पे, ए बी पे तो है डी और एसी पे है ई, ये पॉइंट ले लिया सच दैट बी डी इज इक्वल टू सीई। बी डी जो है बी से डी जो है यहां पर देखिए बी डी इज इक्वल टू सीई, यहां पर रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है बी डी इज इक्वल टू सीई, ये दोनों चीज इक्वल है, ठीक है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। देन डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, देन डी जो है वो नॉट पैरेलल होगा बीसी के। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर ये दोनों लाइन देखिए समझिएगा, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये पूरी साइड यानी कि यहां से कह सकते हैं ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होगा और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। फिर हमने ये कह दिया कि डी, ये क्या कहा हमने कि डी बी जो है वो इक्वल है ईसी के, डी बी जो है वो ईसी के इक्वल है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि रिमेनिंग पार्ट जो बचा एडी जो है वो इक्वल होगा एई के, ये एडी जो है वो इक्वल है एई के, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, बिल्कुल मिड पॉइंट है, ये दोनों इसका क्या है मिड पॉइंट है। और अगर ये मिड पॉइंट है तो ट्रायंगल कौन सा ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके ए बी सी के, ए बी सी के। और अगर ये दोनों सिमिलर है तो डीई जो है वो पैरेलल होगा बीसी के, ये डी जो है वो पैरेलल होगा बीसी के। तो यानी कि यहां पर असर्शन जो दिया हुआ है वो करेक्ट नहीं है, नॉट पैरेलल टू बीसी जो दिया हुआ है ये गलत है, यानी कि असर्शन जो है वो रॉन्ग है, ये क्या है रॉन्ग दिया हुआ है।
अब रीजन पढ़ते हैं। इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये बिल्कुल सही है। यहां पर एसर्शन जो है वो कौन सा एसर्शन जो है वो फॉल्स है और रीजन जो है बिल्कुल सही है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से करें तो देखिए एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहा जा रहा है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही है कि अगर √2 की सिर्फ √2 की बात करें कि ये इरेशनल नंबर है। अब ये कहा जा रहा है इफ p बी अ प्राइम देन p इज एन इरेशनल नंबर। तो एक बार देख लेते हैं अपन एग्जांपल। वैसे रीजन क्या कह रहा है कि अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल होगा। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ये सारे प्राइम नंबर है और इनका रूट लेने पर यानी कि √2, √3, √5, √7, √11 ये सारे इरेशनल नंबर है क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो यहां पर एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और रीजन जो है एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है कि डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। और डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल का मतलब यहां पर मान लीजिए हमने कोई फंक्शन ले लिया p ऑफ x और जिसकी वैल्यू सिर्फ 2 है, इसमें x का वेरिएबल है ही नहीं। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड का मतलब हुआ कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, जीरो है ही नहीं। और रीजन क्या कहा जा रहा है कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। यहां पर देखिए डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट, यहां पे नॉन जीरो कांस्टेंट है और इसका जो डिग्री है वो जीरो है। ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है कांस्टेंट और कोफिशिएंट, यहां पर वेरिएबल नहीं है, कोई सा भी वेरिएबल नहीं है इसके अंदर, तो ये एक तरीके से पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर कहा जा रहा है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जबकि ये कहा जा रहा है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या अपन? तो यहां पर ये कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड का कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए ये हमने पॉलिनोमियल लिखा, ये पॉलिनोमियल डिफाइंड हो रहा है लेकिन इसमें डिग्री क्या है? 1 है। अगर ये जीरो पॉलिनोमियल है तो यहां पर इसको डिफाइंड तो कर सकते हैं लेकिन इसके जीरो फाइंड नहीं कर सकते आप। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकते। ऑप्शन ए यानी एसर्शन जो है उसका करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी इसका भी ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एसर्शन दिया हुआ है ए ट्रायंगल एबीसी। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहां पर। देखिए इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये रहा हमारा ट्रायंगल ए बी और सी। डीई पैरेलल टू बीसी, एक लाइन बना लिया डीई, ये जो है पैरेलल है बीसी के। ए से डी दिया हुआ है 7x-4, ए से ई दिया हुआ है 5x-2, डी से बी दिया हुआ है 3x+4। तो एंड EC इज इक्वल टू, ई से ई दिया हुआ है 3x, तो x की वैल्यू 5 होगी क्या, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें वो थ्योरम यूज करना है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई साइड के पैरेलल है तो ये जो रेशियो होता है a से d अपॉन d से b वो इक्वल होगा a से e अपॉन e से c। अब एक बार चेक कर लेते हैं, a से d कितना हुआ है 7x-4, d से b कितना दिया हुआ है 3x+4, a से e कितना है 5x-2 और e से c कितना दिया हुआ है 3x। अगर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो क्या दोनों सेम आएगा? अगर x यहाँ पे 5 रखिएगा तो 5-7 जा 35, 35 में से 4 जाएगा तो 31। यहाँ पे 5 रखिएगा तो ये आएगा 5-3 जा 15 प्लस 4, ये आ जाएगा 19। ठीक है, यहाँ पे 5 रखिएगा तो 5-5 जा 25 माइनस 2 23 और यहाँ पे 5 रखिएगा तो 15। ये दोनों कहाँ से इक्वल हैं? ये इक्वल है ही नहीं, ये दोनों प्रोपोर्शन में इक्वल आना चाहिए था, ये दोनों जो है वो रेशियो में इक्वल आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं
कि रीजन जो है इसका एसर्शन जो है इसका ट्रू नहीं होगा। अब बात करते हैं रीजन की। रीजन कह रहा है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स डिस्टेंट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। रीजन बिल्कुल इसका करेक्ट है और एसर्शन जो है वो दिया हुआ है वो कंडीशन के हिसाब से ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉन्ग और ये हो जाएगा करेक्ट। तो यानी कि यहां पर देखिए अगर ऑप्शन की बात करें, देखिए ऑप्शन देखें तो एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया हुआ केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये केस स्टडी क्वेश्चन है। इनको एक एक कंडीशन को पढ़कर अपने को आंसर करने हैं और ये क्वेश्चन दिया हुआ 31 से लेकर 35 तक 4 क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें सबसे पहले दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड आर, इसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो देखिए क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो y एक्सिस है वो है 3 और x एक्सिस जो है वो है 2, तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,3। और r की बात करें तो r का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर, इसका x एक्सिस है 9 और y एक्सिस है 3 और मिड पॉइंट ये वाला पॉइंट है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसको और इसको ऐड करेंगे यानी कि 9 प्लस 2/2 और 3 प्लस 3/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 11/2 और 3 3 6/2 का मतलब 3, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर ये वाली वैल्यू अगर हम ये वाला कोऑर्डिनेट निकालें तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा है ना, इस वाले कोऑर्डिनेट का, इसका वाई तो दिया हुआ है 9, इसका वाई कितना है 9, और इसका जो मिड पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, इस मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यही है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 11/2, 11/2 ये इसका हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब यहां से पी से आर की डिस्टेंस निकालनी है, तो पी से आर का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये देखिए पी से आर का कोऑर्डिनेट इसको हम मान लेते हैं x1 और ये हो गया आपका y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 11/2 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो पी आर की वैल्यू होगी 11, यहां से एलसीएम लेंगे तो देखिए 9 2 जा 18, 11 में से 18 जाएगा तो 7 आएगा और 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 49/4 प्लस 9 माइनस 3 6 और 6 का स्क्वायर होगा 36। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर सिंप्लीफाई करने पर पी आर की वैल्यू होगी रूट अंडर, ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 49 प्लस 36 4 जा तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 और 12 और 2 14, यानी कि 144/4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा पी आर की वैल्यू, यहां से जब ऐड करेंगे तो ये होगा कितना, यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे अपन तो 9 और 4 13 और 4 और 4 8 और 1 9, 193/4 ये इसका आया स्क्वायर रूट की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पी आर की वैल्यू आएगी रूट अंडर 48.25, जो कि लगभग आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.5 यूनिट के अप्रोक्सीमेट। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखिए हाफ तो 1/2 ही होगा, बेस यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को अपन देखेंगे वो बेस कितना है, तो ये लास्ट एंड 9 है और ये वाला एंड 2 है, तो इन सब के बीच का डिस्टेंस हो गया 7। और हाइट की बात करें तो देखिए ये वाली हाइट यहाँ पे जो है वो 3 है और यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो यानी कि यहां से यहाँ जो हाइट है वो कितनी है 6 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, तो इसका जो एरिया आएगा वो 21 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहा जा रहा है कि on a point on x axis which is equal distance from q and r, वो क्या होगा अगर कोई पॉइंट है x एक्सिस पे। मान लीजिए इस फिगर को मैं आगे ले लेता हूं, यहां पर देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है x एक्सिस पे। ठीक है, x एक्सिस पे एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है मान लीजिए, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम q एंड r, ये
इक्वल डिस्टेंस है क्यू से भी और इक्वल डिस्टेंस है आर से भी, ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट वही तो होगा जो यहां पर था, ये मिड पॉइंट था, हमने ये निकाला था, इसका कोऑर्डिनेट कितना 11/2 और ये हो जाएगा 9 और 2 11/2 और यहाँ पर वाई एक्सिस था, वाई एक्सिस था इसका कितना, ये 3 और 3, ये वाई एक्सिस था 3, यानी कि यहां पर जो पॉइंट होगा वो होगा 11/2 कॉमा 0 ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 11/2 कॉमा 0, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल होता है तीनों साइड का सम, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये दिया हुआ है ट्रायंगल, इस तरीके से देखिए आप, ये मान लीजिए है x1 y1, ये जो है पॉइंट है वो है x2 y2 और ये है x3 y3। तो सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 की वैल्यू देखिए, यहां से जब आप फाइंड करेंगे यहां पर, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, एक इसका x कोऑर्डिनेट है 11/2 और y कोऑर्डिनेट है इसका 9, इसका जो है x कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 3 और y कोऑर्डिनेट भी है 3, और यहां पर बात करें तो इसका x कोऑर्डिनेट है 9, y कोऑर्डिनेट है 3। तो जब आप ऐड करेंगे तो यहां पर आएगा कितना, सबसे पहले अपन y कोऑर्डिनेट को ऐड कर लेते हैं। y कोऑर्डिनेट में क्या है, सब कुछ यहां पर डिफरेंट, मतलब ऐड करना बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए अगर y कोऑर्डिनेट को ऐड करें तो 3 प्लस 9 प्लस 3 अपॉन 3, सॉल्व करेंगे तो 9 3 12 12 3 15, तो यहां पर ये आएगा 5, और 5 देखिए दो जगह है, सॉरी 3 जगह है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां वाले पे भी है। अब x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो x1 की वैल्यू है 11/2, x2 की वैल्यू है यहां पर 3 और उसकी भी वैल्यू है, x3 की वैल्यू है 9 अपॉन 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहां पर एलसीएम जब लेंगे तो आप ये आएगा 11 प्लस 6 प्लस 18 अपॉन ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, 11 और 6 हो जाएगा यहां पर 17 और 17 प्लस 18 ये अपॉन 6 ऐड करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा 7 और 8 5 और ये हो जाएगा 35 अपॉन 6। देखिए यहां पर इनकरेक्ट जो की बात करें अपन तो ये आ रहा है 35/6 जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, और ऑप्शन यहां पर वाई एक्सिस की बात करें तो वो 5 जो है वो 3 जगह पे है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाले में कोऑर्डिनेट कोई सा भी यहाँ पर इनकरेक्ट की भी देखें तो कोई सा भी सही नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर वाई एक्सिस में ये 3 जगह सही है। देखिए यहाँ पर भी वाई एक्सिस 5 है, यहाँ पर भी वाई एक्सिस 5 है और ये भी वाई एक्सिस 5 है। तो वाई एक्सिस तो हर जगह सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट दिया हुआ है, एक बार फिर भी आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है ओल्ड एज होम्स आर मीन फॉर सीनियर सिटीजन हु आर अनेबल टू स्टे देयर फैमिली और डिस्ट्रीब्यूट। These old age homes have a special medical facility for the senior citizen such as mobile health care system, ambulances, nurse and provision as well balanced meals. Himanshu, Gaurav and Gagan start preparing cards for greeting each person of an old age home on New Year. In order to complete one card, they take 10, 16 और 20, यानी कि हिमांशु को लग रहा है 10 मिनट, गौरव को 16 मिनट और गगन को 20 मिनट रेस्पेक्टिवली। बेस्ड ऑन गिवन टाइम आंसर द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इफ ऑल द स्टार्टेड टुगेदर, अगर सबने एक साथ इनका फैसिलिटी स्टार्ट करा है तो आफ्टर व्हाट टाइम दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग न्यू कार्ड टुगेदर, नया कार्ड कब से स्टार्ट करेंगे। तो इस कंडीशन में इनका देखिए ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनसे जो आंसर है वो सब ग्रेटर है, यानी कि इनका हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो 10, 16 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 80। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों को एलसीएम निकालने में दिक्कत है वो आप देख लीजिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, आप यहाँ से सबसे ज्यादा कॉमन निकाल सकते हैं। सबसे पहले 2, तो 2 निकालिएगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। उसके बाद मैक्सिमम कॉमन इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं आप, इन दोनों में से भी आप निकाल सकते हैं 5, या ये यहां से निकाल लीजिए, पहले और लास्ट में से निकालेंगे 5, तो 2 × 5 होगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। इन सबको अब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 80। तो इस तरीके से 80 इसका एलसीएम हो गया। व्हाट इज द कॉमन टाइम टू मेक वन कार्ड। कॉमन टाइम क्या है पूरे में कॉमन, तो देखिए पूरे में जो हमने कॉमन निकाला था, ये कॉमन टाइप जो मेक करने में हो रहा है, यानी कि सबसे कॉमन जो इनका एचसीएफ होगा, है ना,
कॉमन टाइम जो लग रहा है इनको वन कार्ड में, वो कितना होगा इनका एलसीएम, और एलसीएम एचसीएफ, ये एचसीएफ कितना आ रहा है इसका 2, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर इज, जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या है, यहाँ पर 2 है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी। द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड, उसको एचसीएफ कहते हैं, जो कि लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि डिवाइड कर दे, उनका मल्टीपल नहीं हो, डिवाइड हो, तो वो होगा उसका एचसीएफ। को प्राइम नंबर्स आर दो नंबर विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन, देखिए जो भी को प्राइम नंबर होता है उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन नंबर होता है, वो होता है यहाँ पर 1, तो यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा केस स्टडी क्वेश्चन थे, इनको आपको बस कंडीशन को समझना था और इनको इस हिसाब से हमने सॉल्व करा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मास्टरमाइंड सैंपल पेपर का जो पहला क्वेश्चन सिंपल पेपर था उसको आज हमने आज की क्लास में सॉल्व किया है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड थे, फिर भी मैंने इसको पूरा एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। और जो भी बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने लास्ट क्लास के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के, उन सबको मैं एक मतलब सीरीज बनाकर एक पेज के ऊपर लिखकर और मैं पीडीएफ बनाकर उसको अपलोड कर दूंगा। उन क्वेश्चन को आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि हर तरीके का क्वेश्चन आपको अपडेट मिलता रहे और वहां से आपका बेस्ट प्रैक्टिस हो पाए। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।